नमस्कार, मैं हूं चार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष श्रृंखला गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद फिर से देखेगा जलवा के 8वें भाग में, जिसमें वृश्चिक राशि वालों के बारे में बताया जाएगा। 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही 12 साल बाद आपके जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। आने वाले 10 महीने बिल्कुल भी साधारण नहीं होंगे, बल्कि बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे देगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति तो बगैर किसी कंट्रोवर्सी के पूर्ण रूप से एक शुभ ग्रह है जो सदैव ही अच्छा फल करते हैं। लेकिन अब साथ में आ चुका है एक बेमिसाल खूबियों से भरा हुआ नक्षत्र पुनर्वसु, जो वो करने जा रहा है जो पिछले 12 वर्षों में नहीं हुआ। इस नक्षत्र की विशेषता इसके नाम और सिंबल दोनों में छुपी हुई है। जैसा नाम वैसा गुण, पुनः और वसु यानी दोबारा से बसाना। मीन्स की गुरु का इस नक्षत्र में गोचर पुनर्स्थापना का वो समय है जिसमें आपको दोबारा अपनी लाइफ को सेट करने का मौका मिलेगा। एक तरह से ये आपकी जिंदगी की फिल्म का रीटेक है, ताकि आप अपनी जिंदगी के उन सीन्स को ठीक कर सके जिनमें आप पिछले 12 सालों में बेहतर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। ज्यादा पीछे नहीं जाते, जरा बीते 2 महीनों को ही याद कर लीजिए। 13 जून से लेकर 13 अगस्त के बीच का वो दौर जो काफी डिस्टर्बेंस से भरा हुआ था। इस समय में देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र आर्द्रा में ट्रांजिट कर रहे थे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति ने तो एक शुभ ग्रह होने के नाते आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग इन 2 महीनों में भी आपका पूरा साथ दिया, लेकिन फिर भी आर्द्रा नक्षत्र की डिस्ट्रक्टिव नेचर के कारण एंड मोमेंट पर आकर आपके कई बनते बनते काम या तो कंप्लीटली खराब हो गए या किसी ना किसी कारण से बीच में अटक गए। और यह तो होना ही था, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र की मूल प्रकृति ही डेमोलिश करना यानी ध्वस्त करना है। हालांकि देखिए, प्रकृति के नियमों के अनुसार कोई भी बात गैर जरूरी नहीं होती। चीजों का बनना और खत्म होना तय है, लेकिन फिर भी किसे अच्छा लगेगा कि कोई बनता बनता काम एकदम से बिगड़ जाए। अच्छे भले चल रहे किसी काम में कोई ऐसी रुकावट आ जाए जिसकी उम्मीद ही ना हो, या फिर काम पूरा होने के बावजूद भी कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाए कि सारे का सारा मजा किरकिरा हो जाए। किसी सिद्ध पुरुष को तो काम बनने या ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन मुझ जैसे या आप जैसे ग्रस्त व्यक्तियों को तो फर्क पड़ता है, बल्कि बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन अब 12 साल बाद एक ऐसा मौका आया है जिसमें आप वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। देवगुरु बृहस्पति 10 महीनों के लिए अपने नक्षत्र पुनर्वसु में ट्रांजिट करेंगे तो परिस्थितियां एकदम से बदल जाएंगी। आने वाले 10 महीनों में नई नई अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको उन बिगड़े हुए कामों को ठीक करने के भी कई मौके मिलेंगे जो किसी ना किसी कारणवश या तो अधूरे रह गए थे या फिर कंप्लीटली खराब हो चुके थे। और इसमें पुनर्वसु नक्षत्र की रिवाइवलिस्टिक क्वालिटीज यानी फिर से ठीक करने वाली शक्तियां आपका 101% सहयोग करेंगी। यदि आप पूरे डेडिकेट एंड अलर्ट होकर इन 10 महीनों में काम करेंगे तो फेलियर की गुंजाइश भी 0% रह जाएगी। हर तीर निशाने पर लगेगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का सिंबल ही तीर और तीर रखने वाला तरकश है, जो यह हिंट दे रहा है कि इस नक्षत्र में लक्ष्य को भेदने के लिए असंख्य तीर है, अर्थात इसकी शक्तियां असीम हैं, जिसके बल पर आपके टारगेट्स इजीली अचीव होते जाएंगे। काफी कुछ होगा इन 10 महीनों में। देवगुरु बृहस्पति की गति अतिचारी है और वो इन 10 महीनों में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे, 11 नवंबर को वक्री होकर संचार करते हुए 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में वापसी करेंगे, और इसके बाद 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और अगले साल 2026 में 2 जून को फिर से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत ही जरूरी बात पर गौर करेंगे तो आपको काल चक्र का एक और कमाल नजर आएगा कि कैसे देवगुरु बृहस्पति जानबूझकर वक्री मार्गे होते हुए इस शुभ नक्षत्र में 10 महीने गोचर करके ज्यादा समय ले रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। वरना अतिचारी गति होने के कारण इन्होंने आर्द्रा नक्षत्र को तो मात्र 2 महीनों में ही क्रॉस कर लिया था। अब सोचिए कि अगर वहां पर ज्यादा समय लेते तो कितनी डिस्ट्रक्शन होती। इस वीडियो में मैंने बड़ी ही बारीकी से दैनिक जीवन में बोले जाने वाली आसान भाषा में पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों को ध्यान में रखते हुए
10 महीने का डेट वाइज यानी तारीख दर तारीख क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण किया है। वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि सब कुछ समझ में आ सके और आप सही समय पर सही एक्शन लेकर अपनी समस्या को खुद ही हल कर सके। ऐसा करने से आपके सफलता के द्वार खुलते जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखने पर आपको मुझसे होरोस्कोप चेक करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब जानिए कि पुनर्वसु नक्षत्र के चारों सेक्टर्स यानी चारों चरणों को कवर करते हुए देवगुरु बृहस्पति एग्जैक्टली आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे 10 महीनों का पूरा लेखा जोखा 4 कालखंडों यानी 4 भागों में। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम कालखंड की, जिसकी 2 ड्यूरेशन यानी 2 अवधियां हैं। स्क्रीन पर मैं दोनों अवधियां दिखा रहा हूं और साथ में आपका होरोस्कोप भी दिख रहा है। आप कृपया जो भी बातें नोट करने वाली हैं उनको साथ साथ में नोट करते जाइए। पहली अवधि जो है वह है 13 अगस्त 2025 से लेकर 29 अगस्त 2025 के बीच और दूसरी जो है वो 30 जनवरी 2026 से लेकर 19 अप्रैल 2026 के बीच। इस दौरान क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में रहते हुए मिथुन राशि में आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग 8वें भाव में गोचर करेंगे। जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है वो मिथुन राशि है और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग वो 8वां भाव बनता है। पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी मंगल हैं जो आपकी राशि के भी स्वामी हैं। इसका आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। प्रथम काल खंड से ही आपके कई बिगड़े हुए काम ठीक होने शुरू हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण, क्योंकि वो पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में है, उसके स्वामी मंगल हैं, इसलिए मंगल एक्टिवेट हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि आपकी जो विचारधारा है, जो आपकी जो सोच है, वो उन कामों की तरफ लग जाएगी जो काम अधूरे हैं और आप उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश भी करेंगे और इसमें आप कामयाब भी होंगे। बृहस्पति का इसमें आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और पुनर्वसु नक्षत्र की रिवाइवलिस्टिक क्वालिटी दोबारा से आपको बिगड़े हुए कामों को ठीक करने का मौका भी देगी और शक्ति भी देगी और कई तरह के आपको सहयोग भी उपलब्ध करवाएगी। अब जरा मंगल पर नजर मारिए। वर्तमान समय में आपकी राशि के स्वामी मंगल कन्या राशि में आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जहां पर देखिए जन्म कुंडली में 6 नंबर लिखा हुआ है वो कन्या राशि है और आपका वो 11वां भाव बनता है। 11वां भाव यानी लाभ स्थान। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके राशि स्वामी इस लाभ स्थान में रहते हुए आपको धन का लाभ बहुत ही ज्यादा करवाने वाले हैं। डूबा हुआ पैसा वापस आएगा। इसका एक और भी कारण है कि उनकी जो चतुर्थ दृष्टि है यानी चौथी दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है, धनु राशि पर। देखिए 9 नंबर जहां पर लिखा हुआ है वो आपका दूसरा घर है यानी धन भाव है। तो क्या हो रहा है कि आपके धन भाव और आपके लाभ स्थान दोनों का कनेक्शन मंगल के साथ और देवगुरु बृहस्पति के साथ और साथ में पुनर्वसु नक्षत्र के साथ बन रहा है। अब अर्थव्यवस्था के संबंध में यानी जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके संबंध में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस पहले कालखंड में मिलेंगी। आप इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। आपकी आमदनी के लिहाज से देखें तो ये उसको दोबारा से सेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कोई आपका काम सही नहीं चल रहा था पिछले समय में, कुछ खराबियां आई थी उसमें, या किसी कारणवश आप उतना धन नहीं कमा पाए थे जितना कि आप कमाना चाहते थे, तो इस पहले कालखंड में आपको सफलता मिल जाएगी। अब दूसरे भाव से देखिए, हम लोग वाणी का विचार करते हैं तो वहां पर मंगल की चौथी दृष्टि है और मंगल जो है पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव के अधीन है और देवगुरु बृहस्पति के भी प्रभाव के अधीन है। तो क्या होगा, आपकी वाणी में एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आएगा। वो फायरी भी होगा क्योंकि मंगल अग्रेशन के कारक हैं, तो उसके कारण आपकी वाणी के अंदर तेज तर्रार वाणी होगी और दूसरों के ऊपर इसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। अब साथ लगते ही आप मंगल की 8वीं दृष्टि की तरफ देखिए। फल देवगुरु बृहस्पति का हो रहा है, पुनर्वसु नक्षत्र का हो रहा है, लेकिन पहले कालखंड में क्योंकि मंगल ज्यादा प्रभावित है, वो ज्यादा लीड रोल में रहेंगे, इसलिए मंगल के फल यानी आपकी राशि के स्वामी के ज्यादा फल आएंगे। अब एकादश भाव से उनकी 8वीं दृष्टि जो है वो अपनी ही राशि मेष यानी आपके 6ठे भाव में पड़ रही है। देखिए जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है अपने बर्थ चार्ट को देखिए, वो आपका 6ठा भाव है। अब यहां पर मंगल की राशि पर ही
मंगल की दृष्टि पड़ रही है 8वीं, तो कोर्ट, ऋण, शत्रु, इन मामलों में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर कोर्ट का कोई केस चल रहा है, कोर्ट में किसी भी किस्म का केस हो, सारे प्रकार के केसों में आपको सफलता मिलेगी। विशेष करके प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि देखिए, एक तो मंगल नैसर्गिक रूप से भूमि के कारक हैं, दूसरा पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी हैं, और देवगुरु बृहस्पति 8वें घर में भी पैतृक संपत्ति के जो मैटर्स है उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, प्लस उनकी यहां से जो 9वीं दृष्टि है वो देखिए कहां पर पड़ रही है। जन्म कुंडली को देखिए, 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कुंभ राशि पर यानी आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। यानी भूमि से मामले, भूमि से संबंधित जो मामले हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलने के बहुत चांसेस है। देखिए, फलित जो होता है ना, वो कोई तुक्के से या रट्टे से नहीं आता, हर चीज के पीछे रीजनिंग या लॉजिक होते हैं। इसीलिए मैं आपको समझाकर चलने की कोशिश करता हूं ताकि आपको हर बात समझ में भी आ जाए और आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट भी हो जाएं कि इस क्षेत्र में हमें सफलता मिलनी है और हमें ये कार्य करने चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि की बात करें तो वो देखिए आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव वो है जहां पर तुला राशि है, यानी 7 नंबर लिखा हुआ है। अब 12वां भाव किस चीज का है? विदेश यात्रा का है। विदेश यात्रा के मामले जो है अचानक से सक्रिय हो उठेंगे। अचानक मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में है। 8वां भाव मिस्टीरियस होता है, अचानक घटनाओं को अंजाम देने वाला। तो देवगुरु बृहस्पति के अंदर भी यह प्रभाव आएगा और आपके राशि स्वामी के अंदर भी, मंगल के अंदर भी यह प्रभाव आएगा। अचानक से आपकी विदेश यात्रा का योग बन सकता है। इसके अलावा और भी कई शुभ घटनाएं इस पहले कालखंड में अचानक से होंगी। दूसरे भाव पर दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, 7वीं दृष्टि पड़ रही है जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ धनु राशि है। तो क्या होगा कि अचानक कोई डूबा हुआ धन वापस आ सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके धन के साधन बन सकते हैं। लाभ स्थान के ऊपर भी इस चीज का प्रभाव है क्योंकि मंगल भी वहां पर विराजमान है 11वें घर में। तो अचानक धन के साधन बन सकते हैं। जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिल सकती है। इंक्रीमेंट, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो उनको इंक्रीमेंट मिल सकती है। जिनका अपना खुद का बिजनेस है उनको कारोबार में लाभ हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं, क्योंकि चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, चौथा भाव जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि के कामों में सफलता मिल सकती है। जो खरीद फरोख्त करते हैं या बेचते हैं उनको काफी लाभ होगा। और यदि आप अपना घर, मकान, वाहन बनाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, छठे घर पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, 8वीं। मंगल की 8वीं दृष्टि, एकादश भाव में मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं तो वहां से उनकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है। तो लोन यानी कर्ज का भार आपका इस समय के दौरान इस नक्षत्र के प्रभाव से, देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से जो शुभ प्रभाव पड़ रहा है उसके कारण हल्का होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, जिनका काम अटका हुआ था, तो उनको सफलता मिल जाएगी। देवगुरु बृहस्पति और पुनर्वसु नक्षत्र के शुभ प्रभाव के कारण यह आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह से देखें, पुनर्वसु नक्षत्र की रिवाइवलिस्टिक क्वालिटी यानी दोबारा से ठीक करने वाली क्वालिटी, आपके जो भी काम मैंने आपको अभी तक बताए हैं उनमें अगर कुछ खराबियां आ गई थी, जब आप नए सिरे से उनको करना चाहते हैं तो उनको करने में आपकी पूरी सहायता करेगी। लेकिन हर गोचर के कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं। यहां पर एक बात नोट की गई है कि मंगल वाले इस सेक्टर में यानी पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में जब देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करते हैं तो पुत्र संतान के ऊपर थोड़ा बहुत इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। मंगल की देखिए, कन्या राशि में मंगल 13 सितंबर तक रहेंगे आपके 11वें भाव में। जन्म कुंडली को देखिए, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, मैं बता भी चुका हूं। तो वहां से उनकी 7वीं दृष्टि जो है मंगल की, वो आपके 5th हाउस यानी जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर जाएगी। ये भाव है संतान का। तो संतान का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस समय के दौरान उनकी सोसाइटी ना गलत हो जाए। इसके अलावा वृश्चिक राशि वालों को अपना खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी सोसाइटी भी गलत ना हो, क्योंकि जब इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव पहले कालखंड में आपको कई चीजों की उपलब्धियां करवाएगा तो साथ में कुछ मिस्टेक्स भी करवा सकता है। संतान का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो गर्भवती स्त्रियां हैं वृश्चिक राशि की, उनको अपने गर्भ में पल रही संतान की रक्षा हेतु क्या करना चाहिए कि अपनी हाइट के बराबर सफेद रंग का धागा, सूत अगर मिल जाए कहीं से, तो अपनी
हाइट के बराबर लेकर अपनी बाईं कलाई के इर्द गिर्द बांध ले, इससे गर्भ में पल रही संतान की रक्षा होगी। बाकी एक और नेगेटिव प्रभाव आ सकता है, वो सामान्य है। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा मतलब सीरियसली लेकर चलेंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए क्या है कि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि वाणी भाव पर पड़ रही है और उधर से मंगल की 13 सितंबर तक 4थी दृष्टि भी वाणी भाव पर पड़ती रहेगी। तो वाणी भाव में है धनु राशि। धनु राशि यानी तीर, तीर का निशान। चुभमी भाषा आपकी, ये आपके संबंध लोगों के साथ बिगाड़ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बोलते समय कोई भी ऐसा शब्द ना यूज करे जो दूसरों को पिंच कर जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी राशि भी मिस्टीरियस यानी गुप्त रखने वाले चीजों से संबंध रखती है और देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट भी 8वें भाव में यानी मिस्टीरियस भाव में हो रहा है, जहां से वो आपके धन भाव को बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली अफेक्ट कर रहे हैं। तो अपने धन से संबंधित मामलों को पहले कालखंड में बिल्कुल ही गुप्त रखिए। किसी के सामने अनावश्यक रूप से अपनी धन संबंधी या लाभ संबंधी योजनाओं को रिवील मत करें, इसका आपको नुकसान होगा। जितने आप सीक्रेसी को मेंटेन करके रखेंगे उतना ही आपको धन का लाभ मिलेगा। साधारण उपायों की बात करें तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको पहले कालखंड में देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट और मंगल की स्थिति का बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाभ मिलता रहेगा। तो यह तो था पहला कालखंड। बात करते हैं इस गोचर के दूसरे कालखंड की, जिसकी 3 अवधियां हैं। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी है शुक्र। अवधियां मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, कृपया आप उनको जरा नोट कर लीजिए। देखिए, जो दूसरे कालखंड की पहली अवधि है वो है 30 अगस्त 2025 से लेकर 18 सितंबर 2025 के बीच। दूसरी जो है वो 4 जनवरी 2026 से लेकर 29 जनवरी 2026 के बीच। और तीसरी अवधि जो है वो है 20 अप्रैल 2026 से लेकर 13 मई 2026 के बीच। इनको कृपया आप नोट कर लीजिए। क्योंकि नक्षत्र के इस दूसरे चरण के स्वामी शुक्र है, इसलिए दूसरे कालखंड में शुक्र ग्रह लीड रोल में रहेंगे। और आपकी जन्म कुंडली की यदि बात करें, स्क्रीन पे जो कुंडली चल रही है साथ में उसको भी आप देख लीजिए। तो आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग शुक्र 7वें और 12वें घर के स्वामी है। 7वां घर वो है जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है और 12वां घर वो है जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है। अब इन 2 बड़े ग्रहों शुक्र और गुरु के कॉम्बिनेशन के कारण और पुनर्वसु नक्षत्र की सहायता से आपका 7वां घर और 12वां घर बहुत ही पॉजिटिवली अफेक्ट होगा। क्या रिजल्ट्स आएंगे इस दूसरे कालखंड में, वो जानिए। 7वां घर स्टिमुलेट हो रहा है क्योंकि शुक्र प्रभावित हो रहा है, इसलिए 7वें घर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। कॉन्सिक्वेंटली इस समय के दौरान शादी ब्याह के काम संपन्न होंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। साझेदारी बिजनेस में लाभ होगा। आपकी रोजमर्रा की आय बढ़ने वाली है। जो लोग डेली कमाकर खाते हैं उनको इस समय के दौरान काफी लाभ मिलेगा। हालांकि नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ मिलेगा, व्यापारियों को भी मिलेगा, उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, उससे भी धन लाभ होगा। लेकिन जो जिनकी रोजमर्रा का आय के साथ संबंध है, डेली कमाकर खाने वाले हैं, उनको लाभ ज्यादा मिलेगा। अब विदेश का भाव एक्टिव हो रहा है, शुक्र एक्टिव हुए हैं तो देखिए तुला राशि एक्टिव हो गई, 12वां भाव एक्टिव हो गया। और 12वें भाव पर तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है, 5वीं दृष्टि भी तुला राशि पर है। तो 12वां घर तो बहुत ही पॉजिटिवली स्टिमुलेट हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही ज्यादा जनरेट होंगे। आपके अंदर कोई छुपी हुई प्रतिभा कमाल दिखा सकती है। इस दौरान अपने हिडन टैलेंट को पहचानने की कोशिश कीजिए। विदेशों से जुड़े हुए मामले इस समय में सक्रिय होंगे। विदेश यात्रा का काम बन सकता है, पीआर वगैरह के अटके हुए काम बन सकते हैं। 12वें भाव का संबंध क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ होता है, इसलिए जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। इस दौरान नए ऑर्डर मिल सकते हैं, कोई डूबा हुआ पैसा वापस आ सकता है, कोई पेमेंट जो फंसी हुई थी पिछले समय में वो आपको वापस मिल सकती है। और यहां पर एक और बात होगी, देखिए ये जो प्रभाव है शुक्र और गुरु का, ये पुनर्वसु नक्षत्र के द्वारा एक मिस्टीरियस हाउस से आ रहा है। 8वां भाव जो है एक मिस्टीरियस हाउस है और 12वां भाव जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो स्वप्न के जरिए आपको भविष्य में
घटित होने वाली कुछ घटनाओं के संकेत मिलेंगे। अगर घटना अच्छी है तो आप उसका लाभ उठाइए, और अगर कोई घटना बुरी होने वाली है तो पहले से चौकन्ने हो जाइए ताकि उससे बचा जा सके। इसके अलावा शुक्र क्योंकि नींद के भी कारक हैं, तो देखिए इस दूसरे कालखंड में एक बात नोट कर लीजिए कि आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी, लेकिन ज्यादा मत सोइए, ज्यादा से ज्यादा इस कालखंड का फायदा भी उठाना है। पर्याप्त मात्रा में नींद आपको मिलेगी और आपको लेनी भी चाहिए। अब देखिए शुक्र और बृहस्पति और पुनर्वसु नक्षत्र के इस कॉम्बिनेशन से धनु राशि तो खैर पॉजिटिवली इफेक्ट होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की वहां पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है, धनु राशि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत बढ़ेगी, अच्छी होगी, क्योंकि देखिए दो ज्ञानी ग्रहों का प्रभाव है। तो आप इस समय के दौरान अपने शब्दावली से, अपने अच्छे वचनों से अगर कुछ मैटर्स आपकी लाइफ के बिगड़े हुए हैं तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। धन संबंधी मामले भी बहुत अच्छे रहेंगे, पैसा बहुत आएगा इस समय के दौरान, पैसे की तो खैर कोई कमी नहीं रहने वाली, पैसा भी काफी आएगा। लेकिन इस समय में जो सबसे अच्छी चीज ये होगी कि अगर कोई संबंध किसी के साथ आपका खराब हुआ है तो आप कोशिश करने पर उसे ठीक कर सकेंगे, क्योंकि आपके जो वचन है, जो शब्द है, उनमें बहुत ही अच्छा प्रभाव आएगा। इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब एक बात और होगी, देखिए शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है पुनर्वसु नक्षत्र के ऊपर, तो शुक्र तो स्टिमुलेट हो रहे हैं। अगर शुक्र एक्टिव हो रहे हैं तो देखिए प्रेम प्रसंग के मैटर भी एक्टिव होंगे, और साथ में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि भी पॉजिटिवली अफेक्ट होगी। शुक्र जो यहां पर है मीन राशि में अपना एक उच्च का प्रभाव डालेंगे, क्योंकि गुरु के साथ हैं, गुरु के साथ उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बनने के कारण वो गुरु के साथ ज्वाइंट है, और मीन राशि इसी प्रभाव को ग्रहण करेगी, जो आपके 5वें भाव में पड़ती है। 5वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है? 5वें भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है, प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है, एंटरटेनमेंट का विचार किया जाता है, शेयर मार्केट का विचार किया जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोई कंपटीशन एग्जाम इस दूसरे कालखंड में आ गया तो आपको बहुत ही ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस हैं। संतान आपकी इस समय के दौरान बहुत ही तरक्की करेगी, उनके मामले में कोई ना कोई खुशखबरी सुनने को आपको अवश्य मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंगों के लिए यह समय बहुत ही गोल्डन साबित होगा। अगर कोई किसी किस्म का विवाद चल रहा है, विशेष करके जो मैंने एक अवधि बताई थी जब देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे 13 जून 2025 से लेकर 13 अगस्त 2025 के बीच, तो उस समय में आर्द्रा नक्षत्र के डिस्ट्रक्टिव प्रभाव के कारण देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि भी नेगेटिवली अफेक्ट हुई थी। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ था कि प्रेम संबंधों में कुछ खटास आई थी। अगर कुछ इस तरह का मैटर हुआ था तो इस दूसरे कालखंड में गुरु शुक्र और पुनर्वसु नक्षत्र के शुभ प्रभाव से वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इवन यदि आपका लव पार्टनर आपको छोड़कर भी चला गया था तो इस समय में वापसी के काफी ज्यादा आसार हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपके साथ हो सकती है, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का जॉइंट प्रभाव आपकी वाणी यानी मुख वाले भाव पर रहेगा। इस समय के दौरान आप मीठा या चटपटा खाने के शौकीन हो सकते हैं। आप नोट कर लेना, दूसरे कालखंड में ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भी जो 45 प्लस लोग हैं या डायबिटीज वगैरह की जिनको प्रॉब्लम है वो ज्यादा मीठा खाने से बचे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है वो चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव वो जहां पर कुंभ राशि है। तो इस दृष्टि का क्या प्रभाव होगा? पहले कालखंड में मैंने कहा था कि भूमि खरीदने के लिए साधन बनेंगे जब मंगल के वाले पोर्शन में थे देवगुरु बृहस्पति। तो इस कालखंड में क्योंकि शुक्र एक्टिवेट हो चुका है और साथ में बृहस्पति का प्रभाव है तो ये घर पर पड़ेगा। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि घर की डेकोरेशन से संबंधित ज्यादा से ज्यादा काम इस समय में होंगे। कोई नया फर्नीचर आप लाना चाहते हैं, कोई एलईडी वगैरह लेकर आना चाहते हैं, या कोई साज सजावट का काम करना चाहते हैं, बढ़िया किस्म के फर्नीचर लाना चाहते हैं, तो इस समय में इस तरह के काम एक्टिवेट होंगे। गाड़ियों को अपग्रेड करने का काम जो है वो इस समय में एक्टिवेट होगा। एक थोड़ा सा यहां पर रिस्क भी है, उस चीज के बारे में भी मैं आपको पहले से ही सावधान कर देता हूं। हो सकता है कि आप कुछ इस तरह के रिलेशंस में इन्वॉल्व हो जाएं जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए कष्ट का कारण बन सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए और याद रखिए कि गुरु और शुक्र इन दोनों ग्रहों का शाइनिंग जो इफेक्ट है वो 8th हाउस में जहां एक और इस तरह के प्रेम प्रसंगों को बढ़ावा देता है तो दूसरी तरह से सीक्रेट्स को रिवील भी करता है। सो टेक केयर, किसी भी हालात में अपनी घर गृहस्थी को मत खराब कीजिए। और एक बात और है
कि अष्टम भाव में जब भी शुक्र का ज्यादा प्रभाव हो या किसी कारण से अष्टम भाव में शुक्र एक्टिवेट हो, तो उस समय के दौरान अगर व्यक्ति अपने चरित्र को मेंटेन रखे तो उसको धन का लाभ बहुत होता है, क्योंकि धन भाव के ऊपर दृष्टि है यहां से देवगुरु बृहस्पति की। वैसे भी अष्टम भाव में जब भी शुक्र एक्टिवेट हो तो धन का लाभ उसी कंडीशन में होता है जब व्यक्ति अपने चरित्र को मेंटेन रखता है। तो ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय की बात करें तो इस दूसरे कालखंड में शुक्र का उपाय कीजिए, मां लक्ष्मी की आराधना, उनके सामने फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार के दिन रोज की अगरबत्ती चढ़ाकर आए। प्रज्वलित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चढ़ाकर आए। इसके अलावा आप मिश्री भी चढ़ा सकते हैं या फिर कोई खुशबूदार इत्र भी चढ़ा सकते हैं। एक उपाय जो मुझसे अक्सर कुछ लोग पूछते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका लव पार्टनर किसी कारण से आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है तो इस दूसरे कालखंड में किसी भी शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के टाइम पर, सूर्यास्त से पहले, मतलब सूर्य पूरा अस्त ना हुआ हो उससे पहले पहले बिल्कुल एक लाल रंग का गुलाब लेकर भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के समक्ष चढ़ाते हुए अपने लव पार्टनर की वापसी की कामना करें और फिर देखिए इसका कैसा चमत्कारी परिणाम आपको मिलता है। तो ये था इस गोचर का दूसरा कालखंड। अब बात करते हैं तीसरे कालखंड की। तीसरे कालखंड में भी दूसरे कालखंड की तरह 3 ही अवधियां हैं। अवधियां मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, कृपया आप इनको नोट करते जाइए। पहली अवधि जो है वो है 19 सितंबर 2025 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 के बीच। दूसरी 5 दिसंबर 2025 से लेकर 3 जनवरी 2026 के बीच। और जो तीसरी अवधि है वो है 14 मई 2026 से लेकर 1 जून 2026 के बीच। इस दौरान क्या होगा कि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहते हुए आपके 8वें भाव में मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। राशि परिवर्तन यहां पर नहीं होगी क्योंकि जो पुनर्वसु नक्षत्र के पहले 3 चरण है वो मिथुन राशि में ही पड़ते हैं, इसलिए गोचर जो है वो आपके 8वें स्थान में ही रहेगा। अब इस तीसरे चरण के जो स्वामी हैं वो जो है वो है बुध ग्रह। अब यहां पर काफी कुछ चेंज होगा। बुध आपकी कुंडली को जरा गौर से देखिए, वो कहां कहां के स्वामी हैं वो देखिए। एक तो 8वें घर के स्वामी है और एक आपके लाभ स्थान के स्वामी है, जहां पर 6 नंबर कन्या राशि लिखी हुई है उस भाव के स्वामी है आपके लाभ स्थान के। तो यहां पर क्या होगा कि बुध जो है बहुत ही पॉजिटिवली स्टिमुलेट होगा। पॉजिटिवली बुध स्टिमुलेट होगा तो आपका 8वां भाव भी जो है एक्टिव हो जाएगा और 11th हाउस जो हाउस ऑफ प्रॉफिट है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। इस कालखंड में जो पहले मैंने अब तक फायदे बताए हैं वो तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन इस कालखंड में अचानक कोई धन का लाभ आपको हो सकता है और वो भी बहुत बड़ा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से, बुध के एक्टिव होने से इस कालखंड में आपको धन का लाभ तो होगा ही होगा, साथ में कोई बहुत बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो। आपकी वाणी, कम्युनिकेशन स्किल इस समय के दौरान बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार के मामलों में भी आपको बहुत सफलता मिलेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। ओवरऑल ये कालखंड देखा जाए तो इसमें उन चीजों की भी संभावना है जिनकी आप लगभग उम्मीद छोड़ चुके होंगे। इस कालखंड में अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क बिगड़ा हुआ है, खराब हुआ है, वो किसी भी फील्ड से संबंधित हो सकता है, कोई कानूनी हो, विदेश यात्रा से संबंधित हो या आपकी शिक्षा से संबंध रखता हो, क्योंकि बुध इन्वॉल्व है और पॉजिटिवली इफेक्ट हो रहा है तो इस कालखंड में डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो है वो आपके सही होंगे। गलतियां आपकी जो कागजी हो चुकी हैं इस समय में दुरुस्त की जा सकेंगी। विद्यार्थियों को इस समय में बहुत लाभ होगा। जिन लोगों का भी संबंध शिक्षा से है या लेखन पठन के कार्यों से है, यानी जो लोग क्लरिकल काम वगैरह करते हैं या दिमागी काम करते हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को इस समय में, इस तीसरे कालखंड में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। लेकिन इस तीसरे कालखंड में आपको सेहत से संबंधित एक समस्या आ सकती है। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और अष्टम भाव में वो पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहते हुए बुध को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली आपको त्वचा यानी स्किन से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। अगर कोई इस तरह का सिम्टम आपको दिखाई दे तो तुरंत मंदिर में पोटैटोस यानी आलू का दान करें। इसमें क्वांटिटी का कोई भी महत्व नहीं है, जितनी भी आप श्रद्धा हो आपकी या जितना भी आप कर सकते हो करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मां दुर्गा के समक्ष बुधवार के दिन
हरे रंग की कोई मिठाई, जैसे नारियल की आजकल बर्फी आती है उसमें ग्रीन कलर मिक्स होता है, जब पिस्ते वाली बर्फी होती है, इस तरह की मिठाइयां जहां ग्रीन रंग का पेठा होता है वो आप चढ़ा सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। छोटी कन्याओं को भी आप बुधवार के दिन खाने को मीठा दे सकते हैं। इससे बुध जो है बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देगा, आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बात करते हैं चौथे यानी अंतिम कालखंड की। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण कर्क राशि में पड़ता है, इसलिए इस चौथे कालखंड में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। वो कर्क राशि में प्रवेश करते हुए आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है वो कर्क राशि है और वो आपका भाग्य स्थान है। अब इस कालखंड में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। इसके पीछे कुछ कारण हैं। देखिए, कर्क राशि जो है वो देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है और पुनर्वसु नक्षत्र का जो चौथा चरण है उसके स्वामी भी चंद्रमा है और कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा है। तो देवगुरु बृहस्पति का चंद्रमा से दोहरा सपोर्ट मिलेगा। कॉन्सिक्वेंटली देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में अत्यंत ही शक्तिशाली होकर काम करेंगे। यहां से देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपकी राशि यानी फर्स्ट हाउस पर रहेगी। उनकी 7वीं दृष्टि मकर राशि यानी आपकी जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है थर्ड हाउस पर रहेगी और उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो मीन राशि यानी कि आपके 5वें भाव पर रहेगी जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। आपका धर्म त्रिकोण जो है इस कालखंड में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली स्टिमुलेट होगा। कॉन्सिक्वेंटली आपको इस कालखंड में संपूर्ण प्रकार के सुख मिलेंगे। समस्त प्रकार की आपकी इच्छाएं जो है पूर्ण होगी। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। जितने भी फायदे मैंने अब तक बताए हैं आपको तीनों कालखंडों में, वो तो आपको इस कालखंड में मिलने ही मिलने हैं, लेकिन साथ में आपका भाग्य जो है वो इस कालखंड में उच्च दर्जे का होकर आपका साथ देगा। यहां पर आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ही प्रिकॉशंस आपने लेना है कि धर्म संगत रहिए, धर्म का साथ मत छोड़िए। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जो हमारी संस्कृति के विपरीत जाता हो, या धर्म के विरुद्ध जाता हो, या मानवीय मूल्यों के विरुद्ध जाता हो, या ईश्वरीय सत्ता के विरुद्ध जाता हो। ऐसा करने से आपको इस कालखंड में गुरु, पुनर्वसु नक्षत्र तथा चंद्रमा से बनने वाला और भाग्य भाव से बनने वाला जो कॉम्बिनेशन है उसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अगर मैं फलों की बात करूं तो क्या नहीं होगा इस समय में। समस्त प्रकार के सुख लगा लीजिए, वो चाहे घरेलू हो, पैसों का हो, शिक्षा से संबंध रखता हो, प्रेम प्रसंगों की बात करें, विदेश यात्रा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, पिता के साथ संबंधों की बात करें, हर प्रकार के सुख इस कालखंड में आपको मिलने जा रहे हैं। चंद्रमा के लिए अगर कोई विशेष उपाय आपने करना है तो वो ज्यादा से ज्यादा ये है कि इस कालखंड में भगवान शिव की भक्ति कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और ज्यादा ही करना है तो एक चांदी का चंद्रमा बनाकर वो भगवान शिव के सामने भेंट कर दीजिए। इससे आपका चंद्रमा जो है और भी ज्यादा शुभ प्रभाव करना शुरू कर देगा। खास करके जिनकी जन्म कुंडली में अमावस्या का चंद्रमा है, यानी चंद्रमा और सूर्य की बहुत ही नजदीकी युति है। जहां तक उस उपाय का संबंध है जो आप इस पूरे गोचर काल के दौरान कर सकते हैं वो ये है कि अपने किसी जरूरतमंद गुरु की मदद अवश्य करें। इसमें आपके परंपरागत गुरु के अलावा स्कूल टाइम के शिक्षक या कॉलेज टाइम के प्रोफेसर भी हो सकते हैं। अगर उनको किसी किस्म की जरूरत है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर जरूरत नहीं भी है तो कोई गिफ्ट वगैरह भी आप उनको दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके देवगुरु बृहस्पति इस संपूर्ण गोचर काल में, यानी इस गोचर की चारों अवधियों में, चारों कालखंडों में, जो कि 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक है, इसमें देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ फल करते जाएंगे। बाकी जो आपके परंपरागत गुरु हैं या मंदिर के पुजारी हैं या कुल पुरोहित हैं या ब्राह्मण हैं, उनका सम्मान तो निर्विवादित रूप से करते ही रहिए। तो ये तो था इस श्रृंखला का 8वां भाग जो वृश्चिक राशि वालों के लिए था। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी ही मिलूंगा इस श्रृंखला के 9वें भाग में धनु राशि को लेकर। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।